गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सही चल रही है क्लासेस? बढ़िया। देखो मेन चीज़ क्या है जो आज हम बात करने वाले हैं। शुरू में हम एक बात करते हैं पेरेंट्स से, जब हम एडमिशन लेते हैं बच्चों का, कि हमारे स्कूल की जो एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। बाकी स्कूल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जैसे हमारे स्कूल में होता है। लेकिन अभी पिछले साल तक से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो बाकी स्कूल से अलग है। ठीक है। पिछले साल भी हमारे पास बच्चे काफ़ी थे, पहले ही साल में 240 बच्चे थे, और सारे के सारे इस उम्मीद से आए थे कि इस स्कूल के अंदर कुछ अलग और कुछ बेहतर मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि बाकी स्कूल में नहीं है, और आने वाली दुनिया कैसी है उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन अभी जो आप लोग पढ़ा रहे हो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आने वाली दुनिया के लिए उनके लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी, कई सर्वे ऐसे हैं जिन्होंने ये साबित किया है और ये बताया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जो अभी नौकरियां हैं ना प्राइवेट सेक्टर में खासकर, वो या तो बदल चुकी होंगी या वो होंगी ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कई सर्वे आ चुके हैं कि जो अभी प्राइवेट सेक्टर में जिस नौकरियों की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, या आप जिन नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, या तो वो होंगी ही नहीं या वो बदल चुकी होंगी। तो क्या फिर हम बच्चों को मतलब ऐसी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं जो होंगी ही नहीं? सवाल बनता कि नहीं बनता? और हम ही नहीं, इंडिया के सारे ज्यादातर स्कूल, ऑलमोस्ट स्कूल ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो पिछले 200 साल से चलता चला रहा है। मतलब जो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था ना इंडियन एजुकेशन पैटर्न, अभी एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत कुछ बदला है लेकिन किसी भी स्कूल में इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो बहुत उसमें बदलने की कोशिश की गई है एजुकेशन को, लेकिन क्या सिलेबस तो कुछ भी नहीं बदला उसने भी। सिलेबस तो वही एनसीईआरटी, वही बेसिक कॉन्सेप्ट। उनके बेस पर मुझे नहीं लगता हम बच्चों को वो फ्यूचर दे पाएंगे जो आने वाली दुनिया डिमांड कर रही है। जो आने वाली दुनिया है, जो पिछले साल से अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया है वो वैसा ही है जैसा आप लोग पढ़ के आए हो। और जब आप पढ़ के आए थे उस वक्त की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। और जब ये बच्चे आपकी उम्र में होंगे तो उस वक्त दुनिया कुछ और ही होगी, शायद ऐसी जैसी हमने अभी सोची भी नहीं है। तो क्या वाकई हम टीचर्स अपनी जिम्मेदारी वैसे कर रहे हैं जैसे होनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है पर्सनली। हम एक रेस में दौड़े हुए हैं। हालांकि मैं भी आप लोगों से बार बार यही बात बोलता हूँ कि भी सिलेबस कंप्लीट कराओ, सिलेबस कंप्लीट कराओ। सिलेबस जैसी चीजें मैटर ही नहीं करेगी बच्चे के लिए, हकीकत तो ये है। अब जो सालों से मैं जिन चीजों पे काम कर रहा हूँ, जिस बेस पे मैंने स्कूल चालू किया था, उसका शुरुआती हिस्सा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, उन चीजों की हम ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में ऐसे नहीं है डेली होगी, लेकिन जब भी होगी आप लोग अटेंड जरूर करना क्योंकि वो जरूरी है। उन सारी चीजों पे आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी जिसके बेस पे हमने एडमिशन लिए हैं। वो हो सकता है आपको शुरू में बहुत अजीब लगे और हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन सही माने में आपका बर्डन और भी कम हो जाएगा अगर आप उसको थोड़ा सोच समझ कर इंप्लीमेंट करेंगे तो। लेकिन वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अगर वाकई में आप बच्चों के फ्यूचर को लेके थोड़े बहुत क्यूरियस हो, या आपको समझ आता है कि टीचर की जिम्मेदारी है क्या है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ आती हैं तो आज मैं अब जो बता रहा हूं, पहला जो कॉन्सेप्ट है डीएलपी, डायमंड लर्निंग प्रोग्राम। ये इंडियन सिस्टम में बहुत कम स्कूल, कोई स्कूल इंप्लीमेंट कर रहा होगा, लेकिन ये हमारे स्कूल में इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होने वाला है और हम लोग करेंगे इसको। कैसे करेंगे मैं थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को। आप लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ सवाल है मेरे पहले आपसे। जब आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप जो बच्चा बहुत कमजोर है उसको समझाने के चक्कर में उस बच्चे का नुकसान कर बैठे जो पहले से समझा हुआ था या सीखा हुआ था, या उसे कुछ और सीखने की जरूरत थी? ऐसा कितनी बार हुआ है क्लास में? शायद हर रोज होता है ना? और ऐसा भी मेरे ख्याल से नहीं होता कि जो बेसिक बच्चे हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हों। जो बिल्कुल जीरो बच्चे हैं क्लासेस में, वो वैसे के वैसे ही हैं अभी भी, जैसे पहले बैठे थे पहले दिन थे क्लास में, और आज भी शायद वो वैसे बैठे हैं। मतलब उनका हम ख्याल ही नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम रखना नहीं चाहते हैं,
हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम उनका ख्याल रखते हैं तो वो बच्चों का नुकसान कर बैठते हैं, जो होशियार बच्चे हैं इनको पहले से ही आता है, और होशियार बच्चों का ख्याल रखते हैं तो फिर बेसिक वालों को समझ नहीं आता। तो ये बैलेंस हम कभी बना ही नहीं पाते, इस बैलेंस को मेंटेन ही नहीं कर पाते। यही चीज होती है ना हमारी क्लासेस के अंदर, और इसी वजह से शायद आपसे मैनेजमेंट या प्रिंसिपल कभी खुशी नहीं हो पाते, क्योंकि उनका तो फोकस वहां जा रहा होता है ना जहां से शिकायतें आ रही होती हैं। शिकायतें कहां से आएंगी? जो बच्चे काम नहीं कर रहे होंगे। मतलब फोकस उधर नहीं जाएगा जहां पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। जब शिकायत आएंगी तो फोकस वहां जाएगा जहां से शिकायत आई है, जिन उस बच्चे पे जाएगा। तो इसलिए आपने जो मेहनत की है उसका क्रेडिट आप ले ही नहीं पाते हो। तो ये जो खाई बनी हुई है ना, इसको फुलफिल करना पड़ेगा पहले हमें। और वो कैसे होगी? उसका जो बेसिक मेथड है वो डीएलपी है, डायमंड लर्निंग प्रोग्राम। तो इसको क्या हम इसके इंप्लीमेंट कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखो बाकी का मुझे नहीं पता, मैं जब बचपन में मुस्लिम फैमिली का एक रहता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें मदरसे में जाना ही होता है, जो बेसिक एजुकेशन होती है कल्चरल, वो मतलब गेन करनी होती है। तो वहां पर मैंने एक चीज बहुत अच्छी महसूस की कि जो एक मौलाना होते हैं और उनके सामने कम से कम 100 बच्चे होते हैं, और टाइम कितना होता है उनके पास? सिर्फ 1 या 2 घंटे का। क्योंकि जो बच्चे जाते हैं स्कूल टाइमिंग से पहले पहले जाते हैं, मतलब स्कूल भी जाना होता है उनको, और वो वाली एजुकेशन भी अटेंड करनी होती है, उनको सीखनी होती है। तो उसी टाइम में उतनी सी मतलब टाइम में वो फिर भी बच्चों को पढ़ा देते हैं। कैसे करते होंगे? तो उसका उनका पता तरीका क्या होता है? वो जो सीधा सीधा मतलब सुनते हैं, उनसे जो उनका जो ख्याल रखते हैं, उनकी एजुकेशन जो चेक करते हैं, वो सीधे सीधे उनको देखते हैं पहले, जो सबसे बेहतरीन बच्चे होते हैं। फिर उन बच्चों के ग्रुप बनवाते हैं वो लोग कि आपको उसको सिखाना है, जो बेसिक बच्चा है, और वो उसको सिखाता है। ठीक है, ऐसे ही वो ग्रुपिंग के साथ में, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ वो मौलाना नहीं पढ़ा रहे, वो सब लोग मिलकर उन बच्चों को पे काम कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ने मतलब कमजोर होते हैं या जो बेसिक एजुकेशन ले रहे होते हैं। और वो सही माने में उनका रिजल्ट ये होता है कि सारे बच्चे पढ़ जाते हैं, उसमें सब सीख जाते हैं। ये खुद मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में फेस करके आया हूं ये चीज, और वहीं से डीएलपी निकल के आया है, डायमंड लर्निंग प्रोग्राम। इसमें क्या है? इसमें हम लोग कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा, और दूसरा क्या होगा, जो होशियार बच्चे हैं उनका भी नुकसान नहीं होगा। इसका इस डीएलपी प्रोग्राम का ये फायदा होगा। इसमें टीचर जो है वो अकेला सारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे? जो यहाँ पर जो टीचर का काम होगा, सिर्फ लेक्चर देना नहीं होगा, यहाँ पर एज ए कोच काम करेगा, मोटिवेशन उसको देना है, एज ए मोटिवेटर काम करेगा, ऑब्जर्वर और असेसर एज ए असेसर, यानी कि उन पर कंट्रोल भी करेगा, उनको निगरानी भी रखेगा उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें एक टीचर की जिम्मेदारी होंगी। अगर आप उसी मेथड से, जिस मेथड से आप पढ़ाते आए हो, तो रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो आते आए हैं। आप कितना भी अच्छा बना लो बच्चे को, कितना भी टॉपर बना दो, कितने अच्छे भी मार्क्स लेके आए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो संघर्ष ही करेगा, वो स्ट्रगल ही करेगा। तो उसको सही जिंदगी क्या है, जिंदगी की डिमांड क्या है, उस नजरिए से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ा रहे हो उससे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, तो फिर आप गलत हैं कहीं ना कहीं, अभी जो पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप भी वही चीज पढ़ के आ रहे हो और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। हम सब ने स्ट्रगल किया है बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, ये आप सभी जानते हो। जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, इनके बच्चे स्ट्रगल बहुत कम करते हैं। मतलब स्ट्रगल तो हर एक की जिंदगी में है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में स्ट्रगल करते हैं। हम स्ट्रगल करके भी फेल हो जाते हैं, वो स्ट्रगल उनका काम करता है उनकी लाइफ में, उन्हें सिखाता है, उन्हें जिंदगी में कुछ करने के लायक बनाता है। हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारा कुछ याद कर लेते हैं, कंपटीशन में 1 मार्क्स से रह जाते हैं और सबको सब वेस्ट हो जाता है, जितना हमने तैयार किया है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहती फिर। तो ऐसा स्ट्रगल है हम लोगों का। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है उनका स्ट्रगल, अगर वो फेल भी हो जाते हैं ना, तो जो जर्नी वो तय करके आए, वो सारी जर्नी फिर काम करेगी उनके लिए।
ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है हमारी एजुकेशन में और उन डेवलप कंट्रीज के बच्चों की एजुकेशन में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से? तो इसमें हमें इस चीज पे काम करना है। अब इसमें मैंने ये 40 मिनट्स का पूरा मैप बनाया है, हालांकि इसे हम 80 मिनट रखेंगे, उसका भी मैं पूरा समझाऊंगा आपको कैसे रखेंगे। हम सबसे पहली गलती जो हम करते हैं स्कूलों के अंदर, जो हमारे स्कूल ने जो कर रहे हैं और हम जिस गलती से को फेस करके आए हैं, वो ये है कि हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक ही टाइम में खत्म हो जाएं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है। उसी दिन इंग्लिश पढ़नी है, उसी दिन एसएसटी पढ़नी है, उसी दिन साइंस पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, आर्ट भी करनी है, सब कुछ करना है एक ही दिन के अंदर। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। हमें हाँ, या फिर हम अभी आप समझ ही नहीं रहे हो। हम हो सकता है 1-2 साल स्ट्रगल करें, पेरेंट्स के सवालों के जवाब शायद हमें देने मुश्किल हो, लेकिन हमारा रिजल्ट देगा ना जवाब। आप जो स्कूल वाले कर रहे हैं उन उस नजरिए से पढ़ाकर भी क्या दोगे आप बच्चे को? तो आप उनको कन्विंस करो ना। आप देखो, सबसे मेन चीज है बच्चे पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं हो रहा है, या पेरेंट्स को पता ही नहीं चल क्या रहा है। अगर पेरेंट्स को पता होगा स्कूल में चल क्या रहा है और किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। आपसे आपकी शिकायत जो रह जाएंगी वो सिर्फ ये रह जाएंगी कि फोन ज्यादा देख रहा है बच्चा, किताब लेके बैठ नहीं रहा है। अगर वो किताब लेके बैठेगा घर पे तो ये शिकायतें आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है? और बच्चा को जब आप समझा दोगे कि भी आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा खुद कन्विंस कर लेगा माँ बाप को, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर माँ बापों की इस तरह की शिकायतें हैं जैसे आप बता रहे हो, तो इसका मतलब हम सक्षम नहीं है उनको समझाने में, या हम सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए उनको। 4 दिन के बाद आपके पास सेम कंप्लेंट आती है, मैम सर मैथ्स आप मैथ्स 2 दिन से मैथ्स में काम आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा। ये चीज बहुत तो आप सुनो, वो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे, आप उनको जैसे मर्जी, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं आप उनको वैसे भी हैंडल कर सकते हो। ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों की स्ट्रेटेजी नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है? वो आप थोड़ी बहुत पेरेंट्स की जो चाहते हैं उसके हिसाब से भी उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप समझा सकते हैं अगर आप सही चीजें कर रहे हैं या आप इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं बच्चे में आपकी उस स्ट्रेटेजी से, तो फिर वो भी पेरेंट्स को गलत नहीं लगेगी। पेरेंट्स को तब गलत लगेगी जब आप एक पेज सिर्फ एक नोटबुक में ही वर्क दे रहे हो और वो यहीं करके बैठ रहा, घर जाके वो घूम रहा, खेल रहा है, तो फिर शिकायत क्यों नहीं करेगा पेरेंट्स? आप उसके बारे में सोचो ना कि घर पे भी पढ़े वो, आप उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ कुछ। भाई आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम एक दिन में एक ही नोटबुक में होमवर्क देंगे, आप बर्डन कम कर रहे हो बच्चे का, लेकिन आपको इतना वो बर्डन है ही नहीं। जब घर पे जाके बच्चा पढ़ेगा, 2-4 नोटबुक मतलब 2-4 पेज और बना लेगा, भर लेगा बैठ के घर पे, तो उसमें भी क्या बुराई है? उसमें कौन सा बर्डन हो गया? 1-2 पेज होमवर्क भी मिल जाएगा तो उसको। अगर घर पे बच्चा पढ़ नहीं रहा, होमवर्क नहीं मिल रहा है, तभी तो बच्चे वो माँ बाप बोल रहे हैं, तो आप उसके लिए सोचिए ना। वो इतने गलत नहीं है ना उसमें, वो भी उनका बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, वो इतनी महंगी फीस दे रहे हैं स्कूल में, तो वो देखना चाहेंगे भाई उनका बच्चा घर पे भी आके पढ़े, उनको अच्छा लगता है घर पे बच्चा बैठा हुआ पढ़ता हुआ। उनका बच्चा खेल ही रहा है सिर्फ घर जाके, और वो पूछ रहे हैं कि होमवर्क मिला नहीं मिला, जवाब आ रहा है कि होमवर्क तो हमने वही कंप्लीट कर लिया, या मिला नहीं है, तो फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा? उनकी नाराजगी जायज है फिर तो। आप आगे की बात, अरे कहाँ गया? तो ये इसमें हमें 40 मिनट का पूरा रोड मैप बनाना है। वो कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना स्टार्ट करता हूं आपको, आप लोगों को। सबसे पहले इसमें हम 8 स्टेप पे काम करेंगे। पहला स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा शुरुआत में 20 से 30 अंकों का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे आप लोग। ठीक है? पहले टेस्ट लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि किस क्लास का वो कौन क्लास के अंदर कौन सा बच्चा कैसा है। पहले इस बात का जायजा लेंगे आप लोग कि कौन सा बच्चा कैसा है। आप उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक वो जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, जिनको फाउंडेशन ग्रुप कह सकते हैं। दूसरा वो जो बच्चे कुछ बेहतर है, समझ लेते हैं, तो वो एवरेज ग्रुप में आ जाएगा। एक बच्चा वो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बेहतरीन है, हर चीज को
ठीक से समझ लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसी उस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन तय करेंगे अपनी। जैसे हम ले सकते हैं कि भाई एक ऐसा जो एडवांस बच्चे हैं, एक जो डेवलपिंग है और दूसरे फाउंडेशन जिनकी मजबूत नहीं है। तो इस तरह के आप बैच बनाएंगे, आप क्लास में टीम बनाएंगे, 5 बच्चों की बना सकते हैं, 4 की बना सकते हैं, 6 की बना सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन हर टीम के अंदर में बच्चे कमजोर होने का मतलब यह तो नहीं होगा कि उनका मतलब कमजोर बच्चों को कमजोर नहीं बोलना, टीम के नाम रखने आप लोगों ने। टीम के नाम क्या क्या रख सकते हो, जैसे ईगल हो गया, है ना, फाल्कॉन्स हो गया, स्टार्स हो गया, इनोवेटर्स हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, मतलब ऐसी कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब अच्छे नाम देने हैं बच्चों की, टीम्स के नाम देने हैं। ठीक है, देखो यकीन माने आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको टीचिंग इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, अभी जो आप कर रहे हो उससे भी ज्यादा, और शायद आपको मेहनत उतनी ज्यादा ना करनी पड़े जितनी अभी कर रहे हो, और रिजल्ट इससे कई गुना बेहतर मिलेंगे आपको। क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर, फिनलैंड जैसे देशों के अंदर इसी पैटर्न से पढ़ाया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। और वहां के बच्चे मामूली बच्चे नहीं होते। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां जितनी जनसंख्या स्विट्जरलैंड की है ना, इतने यहाँ इंजीनियर बनते हैं अपने इंडिया के अंदर, हर साल इतने इंजीनियर बनते हैं जितनी वहां की जनसंख्या। लेकिन इनोवेशन पर फिर भी पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहां रटना जैसी चीजें हैं ही नहीं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, वो समझ पे काम करते हैं, समझ डेवलप करते हैं। हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं भाई, उस चीज की तो जरूरत ही नहीं है सही मायने में, तो जो हम कर रहे हैं हम तो बस सिस्टम है ना उसको फॉलो कर रहे हैं, और ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कोई खिलाफ भी खड़ा होता है तो हम इसे दूर दूर कर देंगे। मतलब कोई पेरेंट्स ऐसा आता है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो, क्योंकि हमने जो स्कूल चालू किए हैं वो इसी बेस पे किए हैं, और इसी बेस पे हम लेके जाएंगे अपने सारे स्कूल। अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूं मैं, कर चुका हूं हालांकि, 100 स्कूल का प्रोजेक्ट है मेरा, 2035 तक 100 स्कूल में स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए एक बड़ी टीम मेरे साथ काम कर रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं। उसमें शायद आप आए नहीं थे, 22 तारीख की मीटिंग थी, 22 तारीख में बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब लोगों को बुलाया था, उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टर से मेरी मीटिंग्स हो रही हैं, और शायद इसीलिए मेरी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पा रहा। तो 100 स्कूल का प्रोजेक्ट है मेरा, ऑल ओवर इंडिया चालू कर रहा हूँ, और हर एक स्कूल के अंदर ये शुरुआत है, और यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाई शुरू में जैसी होनी चाहिए थी, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रही हैं मेरे साथ। वो अब मैं नो टीम बना रहा हूँ, वो मेरी सारी चीज़ें हैं, मैं बता दूँ आपको, वो अलग से मीटिंग ले लेंगे उस चीज़ पे भी। लेकिन अभी मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ या जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहा हूँ, वो बाकी लोगों से अलग करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से बच्चे का फ्यूचर बन के जाए, जब यहाँ से 12th करके बच्चा जाए तो वो इस लायक हो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इतना कमा रहा हो कि घर वालों से पैसे ना ले, चाहे वो कंटेंट क्रिएटिंग में कमाए, चाहे वो एडिटिंग में कमाए, चाहे एआई टूल से कुछ भी करे, चाहे किसी इस लायक बनाना है, चाहे उसे अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दे देना तो लगना चाहिए कि यार बच्चा लायक है, ये इसे हम रख सकते हैं, पार्ट टाइम काम दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बच्चा घर बैठे काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो हमें इस लायक बना के निकालना है इस 12th तक। सिर्फ किताबें रटवाना ये इनफ नहीं है, ये बहुत मामूली सा हिस्सा है एजुकेशन का जो हम कर रहे हैं, बहुत मामूली सा, जिसे आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं ना, हम लोग बहुत बड़ा समझ रहे हैं, ये जिंदगी का मामूली सा हिस्सा है जिस एजुकेशन को हम ले रहे हैं, शायद 2% भी नहीं, 98% जिंदगी को कुछ और ही चाहिए, जो जिस तक हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, और इसी वजह से हम सब शायद इस सिचुएशन में हैं, इस तरह की परिस्थितियों में है। मैम पेरेंट्स को मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप उसकी फिक्र ना करो, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करवाइए बस। ठीक है, पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम आती है तो सीधा मेरी बात करा दो, आप आपको जो बताया जा रहा है आप उस पर इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचिए बस। ठीक है, जो पेरेंट्स आपसे डील हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो एडमिशन कैंसिल कर दो। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना है, अगर आप डील कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो एक बार मेरे से बात करा दो, फिर भी नहीं हो रहा तो हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें काम वो करना है जिसके बेस पर हम स्कूल चालू कर रहे हैं, और यही चीज हमें आगे लेके जाएगी।
अब आगे है कि भाई अगला स्टेप जो रहेगा हमारा स्टूडेंट लीडरशिप। उसमें से आप जो ग्रुप बनाएंगे उसमें एक बच्चे को लीडर बनाएंगे आप, एक बच्चा उस ग्रुप का लीडर होगा। उसका काम क्या होगा? लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी सभी को शामिल करना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, शिक्षक को फीडबैक देना है। मतलब उस बच्चे का काम जो होगा क्या है, क्या काम करना, शामिल रखना है उनको और किसी को पीछे नहीं छोड़ने देना है, मतलब साथ में जोड़ के रखेगा और टीचर को फीडबैक देगा अपने ग्रुप का। इससे क्या होगा, जो बच्चा लीडर बना होगा वो लीडरशिप सीखेगा, सबसे बड़ी चीज तो उसको लीडरशिप आएगी। ठीक है, और आप लीडर चेंज कर सकते हैं, मौका उस बच्चे को दे सकते हैं जो बच्चा बहुत इंप्रूव कर रहा हो उस ग्रुप का। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि हर जरूरी नहीं है कि हर सप्ताह करें, वो आप अपनी समझ के हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आपने जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ चीजों में आप बेहतर कर पा रहे हैं या यहाँ से बेहतर आप समझ सकते हैं चीजों को या कर सकते हैं, तो आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बाकी लोगों को बता सकते हैं, हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के पास स्किल्स हैं, समझ है, तो आप उससे भी बेहतर करने की कोशिश अगर करते हैं या आपको समझ आता है, कोई आइडिया आता है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे। आगे ग्रुप लीडर बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये बात समझ लेना ध्यान से। आप टीम बनाएंगे 5-5 बच्चों की, 6-6 बच्चों की, या जितनी आपको बेहतर लगे। ठीक है, मैम उठा लो। ठीक है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी समझानी है, लीडर जो है उसकी जिम्मेदारी समझानी है आप लोगों को। आगे क्या है, अब इनमें समझ लेते हैं हम पूरा रोड मैप जो 40 मिनट का हमारा है पीरियड का। इसको हम अगर लास्ट के 2 पीरियड में लेते हैं तो आप 80 मिनट का भी कर सकते हैं, तो डबल हर चीज को डबल कर लेना। ठीक है, यानी कि 5 का 10 मिनट कर लेना, यहाँ 10 का 20, 20 का 20, 20 ये कर लेना। तो इसमें पहले 5 मिनट में आप रिकैप करेंगे। ठीक है, रिकॉल करना है, मतलब आपने पिछले दिन क्या डिस्कस किया, क्या पढ़ाया, उन सारी चीजों की रिकॉलिंग 5 मिनट्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप सवाल कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि कौन से बच्चे से मुझे सवाल करना है, कौन से नहीं करना है। कुछ बच्चे अवॉइड किए जा सकते हैं सवाल करने के लिए। ठीक है, ये तो आप क्लास में है तो आप जानते हैं इस चीज को। अगला है 10 मिनट का जो है आपका अब नया कॉन्सेप्ट जो आपने तैयार किया होगा, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाना है आपको। ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ये 5th क्लास तक के बच्चों का ख्याल रखना है इस तरीके से। बड़े बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा आपको, 10 मिनट में काम नहीं चलेगा उनका। ठीक है, ये छोटे बच्चों की 5th क्लास तक के बच्चों का 10 से 15 मिनट ले सकते हैं आप, टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये 40 मिनट का है, लेकिन इससे भी और थोड़ा सा, और इसको मैंने थोड़ा अपडेट किया है, ये काफी दिनों पहले बनाया हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी तो। ठीक है, फिर उसके बाद टीम लर्निंग चलेगी, फिर तुरंत उनके ग्रुप बनवा दो, भी अपने अपने ग्रुप में बैठ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, अब जो आपने समझाया 10 मिनट, अब उस ग्रुप के अंदर वो डिस्कशन चलेगी। कुछ आपने समझाने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल निकाल के दे देंगे आपको कि इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करो या इन क्वेश्चंस को डिस्कस करो। ग्रुप के लिए आप कुछ देंगे उसी के रिलेटेड जो आपने सिखाया 10 मिनट, उससे भी एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो उसमें जो लीडर होगा वो समझाएगा उनको। ठीक है, जो एवरेज बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, तो फिर वो भी समझाएंगे बेसिक बच्चों को, मतलब उसमें पूरे ग्रुप की डिस्कशन चलेगी। तो इससे क्या होगा, पता है क्या होता है, बच्चा फुल टाइम एक्टिव रह पाएगा। जब बच्चा अकेला होता है, आप सिखा रहे होते हो तो डाइवर्ट हो रहा होता है। जो बेसिक बच्चे होते हैं या जो पढ़ना पसंद नहीं करते, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, वो डाइवर्ट हो रहे होते हैं, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे होते। लेकिन जब ग्रुप स्टडी करेगा वो बच्चा, उसी के साथ का बच्चा उसे समझा रहा होगा तो ध्यान दे देगा वो टीचर। जब मैं खुद अपनी फीलिंग बताता हूँ, जितेंद्र सर हमें मैथ पढ़ाते थे सर, तो मेरे को जब कोई सवाल समझ में नहीं आता था ना, और सर मुझसे पूछते थे कि समझ में आ गया, तो मैं उनसे कहता था हाँ आ गया सर। ठीक है, हिम्मत ही नहीं होती थी उनसे दोबारा ये कहने की कि सर नहीं आया। हालांकि सर सब टीचर के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्यादातर टीचर के साथ यही है। बच्चा एडवांस वाले बच्चे तो बोल देते नहीं आया, लेकिन जो एवरेज होते हैं और जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होते, मतलब बेसिक होते हैं, वो तो कभी बोल ही नहीं पाते, लेकिन वो अपने साथ वाले से बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं? और उनको उनका समझाया हुआ ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बच्चा समझ रहा होता है कि मुझे कैसे समझ आया, उसका लेवल उसके जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर होता है उसका बस, तो आसानी से समझा देता है। हम लोगों का लेवल बहुत ऊपर उठ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि यार हम इसके लेवल से समझा पा रहे नहीं। हमें लगता है, हम फील कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत बेसिक लेवल समझा रहा हूँ, इसको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
हमारा लेवल फिर भी अप ही रहता है, ये जानते हुए कि हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, बहुत नीचे अपने लेवल को बहुत नीचे करके तब समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए बहुत अप लेवल ही रहता है वो। लेकिन बच्चा उसे उस लेवल से समझा देता है जिस लेवल का वो है, और वो सिखा देता है, ये गारंटी है। ठीक है, अगर हम ग्रुप के साथ में उन बच्चे पे हम काम कर सकते हैं, 2 महीने में आप देख लेना वो बच्चे रीडिंग भी सीख जाएंगे और उनको क्वेश्चंस का आंसर बनाने भी आ जाएंगे, जब ग्रुप डीएलपी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो। ठीक है, टीम लर्निंग। फिर उसके बाद 10 मिनट का आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करवाएंगे उनसे कि अब सारे बच्चे खुद से करो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से करो। फिर उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि जो इसके एडवांस बच्चे हैं वो भी नहीं कर पा रहे होंगे, समझा नहीं पा रहे होंगे, तब आप उनकी हेल्प करेंगे। आप क्लासरूम में घूमते रहेंगे, ग्रुप को चेक करते रहेंगे कौन सा ग्रुप कैसे काम कर रहा है, और फिर आप उसमें बेस्ट ग्रुप जो सबसे बेस्ट काम करेगा उनको अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, मंथ के लास्ट में आप उनको अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, कैसे भी अवॉर्ड करें, आप प्रेयर में अवॉर्ड करें, कुछ भी अवॉर्ड, इस तरह का अवॉर्ड दें, कुछ भी दें उनको, लेकिन अवॉर्ड करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे उनको। ठीक है, हर जो बेस्ट ग्रुप होगा उसके अंदर जिसने सबसे अच्छी लीडरशिप की होगी, लीडरशिप का अवॉर्ड अलग देंगे और ग्रुप का अवॉर्ड अलग मिलेगा। मतलब उनके अंदर वो चीजें पैदा करनी है, और हर बच्चे को ज्यादा किसी को डांटने की जरूरत भी नहीं पड़ने की आपको। बच्चे को रियलाइज, उनको मैच्योर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप उनको मोटिवेट करके, मैच्योर बातें करके, समझ रहे हो कि उस तरह की बातें करके उनको मैच्योर बनाने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ जाओ कि बेटा रटो 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 रटो। हम रटवाई तो रहे हैं बच्चों को, तोते तो बना रहे हैं अब भी। आप मैच्योर हो, बच्चों को मैच्योर करो और उनकी जिम्मेदारी उनको रियलाइज कराओ, सबसे मेन चीज जो है। फिर लास्ट के अंदर क्या होगा, एग्जिट टिकट। मतलब फिर आप उनके साथ, आप सब बच्चों से अब क्वेश्चंस करेंगे, आप खासकर उनको टारगेट करेंगे जो बेसिक बच्चे हैं, जो आप अपनी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे उनमें से जो आपने सिखाया है उनमें से। ये हर पीरियड के लिए एक रोड मैप है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको शुरू शुरू में अजीब लगेगा और इंप्लीमेंट करने में दिक्कत भी आएगी, क्योंकि आपके लिए नया है, आप हमने कभी ऐसी टीचिंग की नहीं ना। अब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कभी 10 मिनट की जगह कहीं 15 मिनट जा रहे हैं, कहीं 5 मिनट जा रहे हैं, कम लगेगा टाइम 40 मिनट का, क्योंकि उस तरीके से आपने देखा भी होगा जब आप स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको लगता है आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन जब एक्चुअल स्टोव वास से टाइम लगाते हो तो पता चलता है 4 ही घंटे निकल रहे हैं पढ़ाई के, तो बाकी तो जाया ही हुआ है टाइम। तो ऐसी बहुत सारी, और जो बच्चे जिनको बहुत लंबा समय हो जाता है, जो स्टोव वाइज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो टाइम इंप्रूव कर लेते हैं अपना, कम समय में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होती है, इंप्लीमेंट करने के बाद क्लियर होती हैं, और बहुत सारी चीजें नई भी ऐड होती हैं जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमें करने वाली हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि शुरू के 4 दिन ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और फ्राइडे को आप रिवीजन और रिकवरी कर सकते हैं, मतलब जो बच्चे बेसिक रह गए उनकी रिकवरी पे काम कर सकते हैं, और सैटरडे में आप क्विज कर सकते हैं, स्पीकिंग प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, बच्चों को स्पीकिंग सिखा सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं, और साइंस एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे अगर हम सही स्टडी से पढ़ाएंगे, उस चीजों को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, जो चीजें हम पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो आप यकीन माने अभी हमारे पास इतना वक्त है, अगले साल तक हम बच्चों को उस, देखो अभी मैंने छुट्टियों में पढ़ाया बच्चों को, कितने दिन पढ़ाया, 15-20 दिन, है ना, 15 दिन पढ़ाया था, और 15 दिन में मैंने उनकी ट्रेनिंग की 1 घंटा 1.5 घंटे की। उसके बाद मैंने बच्चों को छोड़ दिया कि जाओ गाँव में घूमो। 15 दिन की ट्रेनिंग से उन्होंने गाँव वालों को इम्प्रेस कर दिया, और इस तरीके से इम्प्रेस, आप उनकी स्पीचेस देखो, वीडियोज आपने देखी होंगी उनकी। ठीक है, बच्चों ने इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी गाँव में जाकर के। ये सब हर एक चीज पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो बच्चे कर नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सही स्ट्रेटेजी नहीं है, हम उसी चीजों को आज भी फॉलो कर रहे हैं जो बहुत सालों से चलती चली आ रही है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो इन सारी चीजों पे हमें काम करना होगा। अब अगला है कैसे करना है आपने, रिकवरी सिस्टम है आपका, एक्सीलेंस सिस्टम है। अब इसमें जो बच्चे लगातार पीछे हैं उनके लिए बुनियादी कौशल मजबूत करने का समय, मतलब उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का टाइम निकाल सकते हैं आप। रिकवरी सिस्टम में जो हमने फ्राइडे और सैटरडे की बात की थी। एक्सीलेंस सिस्टम, जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए आप दूसरों को पढ़ाई नहीं, खुद भी आगे बढ़े, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे ओलंपियाड क्वेश्चंस उनके लिए रखने पड़ेंगे, कोडिंग वगैरह के करने पड़ेंगे, पब्लिक स्पीकिंग उनको सिखाओ, रिसर्च स्किल सिखाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ, क्रिएटिव राइटिंग करवाओ,
क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कभी पता चले जो एडवांस बच्चे थे सिर्फ दूसरों को पढ़ाने में रह जाएं, तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि एडवांस बच्चों के लिए जो आप अगर लास्ट के 2 दिन रखोगे, फ्राइडे और सैटरडे, तो उनके लिए एडवांस बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि इनकी स्किल्स भी डेवलप हों, और जो बेसिक बच्चे हैं उनकी रिकवरी सिस्टम बनाओ उनका, कि वो उनका बेसिक हो जाए, उनका रिवीजन हो जाए, और इनके लिए इनको प्रोजेक्ट वगैरह दो, रिसर्च के लिए कॉन्सेप्ट दो कि इस पर रिसर्च करके आनी है। 2 दिन बहुत होते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। बाकी ये पूरा आपका जो रीडिफाइनिंग सक्सेस है, डीएलपी स्कोर कार्ड बना सकते हैं आप बच्चे का, जब आप लास्ट में लास्ट मतलब मंथ के लास्ट में निकालेंगे, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि क्रिएटिविटी के लिए मार्क्स ले सकते हो उसके, और टीम वर्क के लिए मार्क्स ले सकते हो, बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए कर सकते हो, स्किल्स पे कर सकते हो, सब्जेक्ट लर्निंग पे कर सकते हो। इस तरीके से जो आप फाइनल में उनका रिजल्ट बनाएंगे, हाँ, लास्ट मंथ में, मतलब मंथ के लास्ट में। ऐसे मतलब जो वीक में नहीं, ये 2 दिन में करो काम, इस काम को पूरा हफ्ता कोई नहीं निकालेंगे इसके लिए। हाँ ठीक है, मतलब मंथ में एक बार हो जाए ये काम, तो इस तरीके से फिर उसको अवॉइड करो स्ट्रीम को। आगे बाकी सिंथेसिस यही है इसका, डीएलपी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टीचर पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, टीचर सीखने की प्रक्रिया को संचालित करेगा, मतलब जो सीखने का लर्निंग प्रोसेस है आप उसको लीड करेंगे। सिर्फ आपका रोल बहुत चेंज हो जाएगा इस तरीके से काम करने का। आप ऐसे काम जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम होती है ना, कि एक लीडर लीड कर रहा होता है, सब लोगों से काम करा रहा होता है, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जिनको काम नहीं आता लेकिन फिर भी सीख लेते हैं वो। अब जैसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब जैसे कंटेंट क्रिएटिंग है, मुझे नहीं आता था, उस लेवल का नहीं आता था जिस लेवल का बच्चे अब सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ लीड कर रहा था, उन लोगों से काम करवा रहा था मैं। बच्चे जो मैंने गोल्डन बैच के थे बच्चे जो कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट बनाना उतना बेहतरीन तो मुझे कभी आया ही नहीं। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, मेरे पास कंटेंट पहला था, अभी बनाई है मैंने 5-7 मिनट में पीडीएफ बना दी है, ठीक है। ये मेरी रिसर्च नहीं है कैसे बनी है, ये अज्जत की रिसर्च है, कैसे बनानी है पीडीएफ ये कम ही टाइम में और इतनी बेहतरीन पीडीएफ। तो ये सब चीजें मुझे नहीं आई, बच्चे उल्टे मुझे सिखाने लग गए। तो एक लीडर की यही तो पहचान होती है कि आप ना जानते हुए वो चीजें सिखा दे सामने वाले को, वो चीजें सीखने के लिए मजबूर कर दे कि वो आपसे भी ज्यादा चमकने लग जाए, वो बेहतर काम करने लग जाए, खुद से रिसर्च करने लग जाए, खुद से पढ़ने लग जाए। टीचर का काम सिर्फ डांट डांट के मार मार के पढ़ा रटवाना कोई ना है। टीचर का रोल चेंज हो चुका है, चीजें सीखने के लिए बहुत बहुत सारी हैं बच्चों के पास, इंफॉर्मेशन लेने के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं बच्चों के पास। वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, वो यूट्यूब पे से आपसे अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं, आपसे बेहतर टीचर उनके सामने आ जाते हैं जो आपसे बहुत कहीं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा देते हैं बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब के अंदर। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं बच्चों के पास कि जहां से वो नॉलेज ले लेते हैं। अब टीचर का रोल चेंज हो चुका है, अगर आप अभी भी अपना रोल वही समझ रहे हैं तो फिर बच्चे भी वही तैयार होंगे जो हो रहे हैं अभी तक। टीचर का रोल चेंज हो चुका है। अब आपको स्ट्रेटेजी से समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं बच्चों को इंप्रूव कैसे करूं, ये बच्चे के लिए बेहतर तरीके क्या रहेंगे। अगर वही तरीका अपनाओगे कि भी होमवर्क दे दिया, ये होमवर्क ले लो, ये मैंने लिख दिया, ये आप याद कर लो, ये मैंने करवा दिया, ये पीडीएफ बना दी, तो ये तो फिर इससे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चे का, ये तो हकीकत है। हमारे जैसे बच्चे तैयार होंगे, हमसे बेहतर नहीं होंगे फिर, बल्कि हो सकता है हमसे भी खराब ही तैयार हों हमारे पढ़ाए हुए। लेकिन अगर हम एक विजन के साथ, भले ही आपको वो चीजें ना आती हो लेकिन उनको गाइड करना आता हो आपको, आप उस दूरी को देख रहे हो। जो लीडर होता है उसको सारी चीजें आए जरूरी नहीं है। एक कंपनी का सीए जो होता है उसे हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं होता वो, लेकिन फिर भी सी कंपनी की सबसे बड़ी पोजीशन पे बैठा होता है वो। उसके अंदर क्वालिटी होती है लोगों को हैंडल करने की, लीड करने की, काम करवाने की, सिखाने की, सिखवाने की, वो क्वालिटी डेवलप करनी है आप लोगों ने। अब ये डीएलपी जो है इसको आप लोग करना स्टार्ट करो, कल से मैम ये चीज इंप्लीमेंट करवाना स्टार्ट करो, ठीक है। और यकीन, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छा काम करेगी, बस सही से इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। हो सकता है शुरू में दिक्कतें आएंगी,
और हो सकता है फ्लो भी हो, सही रिजल्ट ना आए शुरू में, क्योंकि आप सभी नए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। और मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, तो मैंने भी पढ़ा ही है, बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में, सालों हो गए मुझे इन चीज़ों पर स्टडी करते करते। बस अब इम्प्लीमेंट करवाने का टाइम आया है, अब सही से इम्प्लीमेंट करना है। बेसिक लेवल पर मैंने अपनी कोचिंग दिल्ली के अंदर जो कोचिंग था उसमें मैंने इम्प्लीमेंट की है, ग्रुप स्टडी करवाई है, उसके रिजल्ट अच्छे ही रहते हैं। ग्रुप स्टडी के अकेले बच्चे की बेहतर, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आप क्या हम क्या करते हैं, हम सारे दोस्तों को एक साथ बिठा देते हैं, वो फिर नहीं पढ़ते। आपको जरूरत पड़ने पर ग्रुप के मेंबर चेंज भी करने पड़ सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा अच्छी क्लोज यार बन रहे हैं और ये पढ़ने की जगह यारी पहली बात तो आपने इसमें जो कॉन्सेप्ट रख दिया ना कि सबसे बेहतरीन जो ग्रुप काम करेगा उसको अवॉइड किया जाएगा, तो उस बेस पे सारी कोशिश करेंगे ग्रुप हम भी काम करें, क्योंकि हर ग्रुप के पास एक अच्छा लीडर होगा, हर ग्रुप में बेसिक बच्चे भी होंगे, हर ग्रुप में डेवलपिंग बच्चे भी होंगे। समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए हर एक ग्रुप को बराबर स्तर पर रखना है। अब उनकी मेहनत रहेगी कि अपना लेवल कौन बढ़ा दे, इस चीज पे काम करना है। बाकी आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप मुझे बताइए, आप लोगों का कोई भी राय हो। मेरी बात यही खत्म होती है। आप अपनी